हाय। आज मैं आपके लिए दो टॉपिक्स के रिवीजन लाया हूँ। एक सेक्शन 95 और दूसरा टीसीएस। सर 95 आप लोग जनरली 93 94 मतलब आरसीएम के साथ पढ़ते हैं और टीसीएस हम बिल्कुल लास्ट में टीडीएस के साथ पढ़ते हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका इन टॉपिक्स को थोड़ा सा अलग है और इसको रिवीजन वीडियो ना बोलते हुए आप एक क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट वीडियो भी बोल सकते हो, क्योंकि उन दोनों टॉपिक्स पे जंप करने से पहले मैं आपको बहुत बेसिक चीजें समझाने वाला हूँ। ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होते हैं, मोटा मोटा कितने तरह के ई कॉमर्स बिजनेस होते हैं और ई कॉमर्स बिजनेस पे जीएसटी का इफेक्ट क्या होता है। चलिए, बहुत ज्यादा लेट करने की जगह अब हम जल्दी से हमारे कॉन्सेप्ट्स पे चालू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ई कॉमर्स क्या होता है। आप बस मेरे पेन के हाइलाइटर पे मार्क करिएगा, मेरा हाइलाइटर जहां रहे बस उस चीज को कैप्चर करना अपने दिमाग में। सर ई कॉमर्स का मतलब होता है गुड्स और सर्विस की सप्लाई करना या किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट की सप्लाई करना। तो कौन सी तो सप्लाई, गुड्स या सर्विस की सप्लाई या फिर किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट की सप्लाई। नॉर्मल बिजनेस भी ऐसी होता है, या तो आप गुड्स बेचते हो नहीं तो सर्विस बेचते हो, इसमें बस आप डिजिटल प्रोडक्ट और बेच रहे हो। और ये तीनों चीजों को आप कौन से प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू। यदि आपको बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं घुसना है ना, तो आप ये समझो कि ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है। एक कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू हमारे गुड्स या सर्विसेज या कोई डिजिटल प्रोडक्ट सप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो क्या मैं इसको देसी भाषा में ऑनलाइन बिजनेस कह सकता हूं? हाँ। बस दिमाग में इतना समझो कि गुड्स सर्विस या कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट किसी डिजिटल स्पेस में सप्लाई हो रहा है, किसी इलेक्ट्रॉनिक स्पेस पे सप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर किसको बोलेंगे? सर जो इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क को ओन कर रहा है या ऑपरेट कर रहा है। मतलब मैं यदि किसी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क को, किसी ऐसे डिजिटल स्पेस को ओन करूंगा या ऑपरेट करूंगा जिसके ऊपर गुड्स और सर्विस की सप्लाई होती है, तो उस इंसान को बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क को ओन करना या ऑपरेट करना, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। किसी मोटिव से मैंने आपसे ये दोनों डेफिनेशन को थोड़ा सा टाइम लिया है डिस्कस करने के लिए, आप वो मोटिव समझो, बहुत जरूरी है ये डेफिनेशंस। आई होप आपको ई कॉमर्स और ई कॉमर्स ऑपरेटर दोनों ही डेफिनेशन क्लियर है। ई कॉमर्स मतलब गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई किसी डिजिटल नेटवर्क के थ्रू करना, और जो इंसान उस डिजिटल नेटवर्क को ओन करता है या ऑपरेट करता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। चलो, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं, ई कॉमर्स। अच्छा, मैं अभी तक जीएसटी में नहीं घुसा हूं। ये जीएसटी एक्ट के हिसाब से दोनों डेफिनेशन है जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी, बट मैं अभी तक जीएसटी के प्रोविजंस में अभी तक कूदा नहीं है ना। ये मैं आपके साथ नॉर्मल बिजनेस की बातें कर रहा हूं। अब ई कॉमर्स बिजनेस कितने तरह के होते हैं? ई कॉमर्स बिजनेस दो तरह के होते हैं, मोटा मोटा ऑन अ वेरी ब्रॉड लेवल ई कॉमर्स बिजनेस दो तरह के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। ये दोनों टाइप मेरे नाम है, ये कहीं किसी बुक में नहीं लिखे, ये मेरी एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने इनको टाइप 1 टाइप 2 दो टाइप्स में डिवाइड किया है। ठीक है सर, टाइप 1 वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, टाइप 1 वाली ईसीओ बिजनेस कौन से होते हैं? आप सपोज करिए कि मैं, मतलब धैर्य, भोपाल में बैठे हुए, मुझे एक फोन परचेज करना है और मुझे एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है मुंबई के अंदर, बहुत ही फेमस शोरूम है, मुझे वो शोरूम बहुत पसंद है। वहां के गुड्स बहुत जेन्युइन होते हैं, वहां की सर्विसेज बहुत अच्छी होती है और वहां पे आफ्टर सेल सर्विस वगैरह भी बहुत अच्छी होती है। बट क्या मैं एक 20,000 25,000 का फोन लेने के लिए मुंबई जाऊंगा? वो शोरूम मुंबई में है, तो क्या मैं भोपाल से मुंबई ट्रेवल करूंगा? 25,000 का फोन लेने के लिए 5,000 की ट्रेवलिंग तो मैं वैसे ही कर लूंगा। अब मुंबई में ये जो शोरूम है, शोरूम का नाम है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके ओनर है द जेठालाल गड़ा। उनको ये चीज समझ में आई कि यार, मेरे से प्यार, मेरे से मोहब्बत, मेरे से मेरे लाइक वाले कस्टमर सिर्फ मुंबई में नहीं है, इंडिया में बहुत सारी जगह है। तो उनने पता है क्या किया, उनने सोचा कि दुकान तो मैं यहीं रखूंगा, अपना इलेक्ट्रॉनिक शोरूम तो मैं मुंबई में ही रखूंगा, मैं ना एक ऐप या एक वेबसाइट क्रिएट कर देता हूं। तो जिसको भी ऑल ओवर इंडिया परचेज करना हो मेरे पास आए, मेरे ऐप पे आए, ऑर्डर करे, ऐप से बैकएंड पे मुझे ऑर्डर पता चल जाएगा, मैं अपनी शोरूम से उसकी सप्लाई कर दूंगा। मैं ऐसा एक पूरा सिस्टम क्रिएट कर देता हूं। तो मैं कहां पे हूं? भोपाल में। मैंने gada.com, ये एक ईसीओ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, मैंने इस पे एक ऑर्डर किया और साथ में पेमेंट कर दिया, किस चीज का? एक फोन का। बैक एंड पे जो सप्लायर है, जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके मालिक को ये ऑर्डर दिख गया, ये कहां पे है? मुंबई में। इन्होंने इस ऑर्डर को मेरे पास सप्लाई कर दिया, डिलीवरी कर दी। क्या ये बहुत सिंपल है? हाँ। सर मैं आपसे सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि यहाँ पे सप्लायर और ईसीओ अलग अलग पर्सन नहीं है, एक ही पर्सन है। बस सप्लायर को अपना बिजनेस फैलाना है,
उसको मार्केट में बहुत स्केलेबिलिटी लग रही है, तो वो सोच रहा है कि यार मैं ना दुकान नहीं खोलता हूँ, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, मैं एक ऐप बना देता हूँ। ऐप पे मेरे पास ऑर्डर आएंगे, मैं बढ़िया ऐप के थ्रू बिजनेस करूंगा। तो यहाँ पे सप्लायर और ईसीओ दोनों एक ही पर्सन है, लीगली दोनों एक ही पर्सन है। सर गड़ा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम भी जेठालाल गड़ा संभालते हैं, गड़ा उसी शोरूम में बैठ के वेबसाइट और ऐप, उस पर भी ध्यान जेठालाल गड़ा ही रखते हैं। जो भी पेमेंट ऐप के थ्रू आता है वो भी उसी बैंक अकाउंट में जाता है, और कोई यदि इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पे आके खरीदता है तो वो भी उसी बैंक अकाउंट पे जाता है। अच्छा, अब ये कोई कंडीशन नहीं है, हो सकता है दोनों के बैंक अकाउंट अलग हो सिंपलिसिटी के लिए, बट मैं आपको बता रहा हूं कि कोई शर्त नहीं है। यदि सप्लायर चाहे तो वो एक बैंक अकाउंट भी रख सकता है दोनों के लिए, और नहीं तो अलग अलग भी, इट इज अप टू हिम। ठीक है, मेरे बोलने का मतलब क्या है, सप्लायर और ईसीओ ये दोनों एक ही पर्सन है। तो यहां पे जो सप्लाई हो रही है ना, वो दो लोगों के बीच में हो रही है। वो सप्लाई की पार्टी में दो ही लोग इन्वॉल्व हैं, एक सप्लायर वही ईसीओ है, और एक रिसिपिएंट। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, गड़ा.com, ये दोनों के पीछे एक ही इंसान है, जेठालाल गड़ा, और रेसिपिएंट मतलब धैर्य। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं टाइप 2 वाले ईसीओ बिजनेस में। अब मैंने क्या सोचा, यार मैं भोपाल में हूं, जब मुंबई में था तब जेठालाल जी से मोबाइल खरीद लेता था, अब मुझे एक अलग सप्लायर ढूंढना चाहिए। तो मैंने एक काम किया, मैंने ना अमेजोन पे जाके ऑनलाइन सर्च किया मोबाइल फोन्स, तो मुझे बहुत सारे मोबाइल फोन्स आ गए। जिसकी रेटिंग अच्छी थी, जिस स्टोर की रेटिंग अच्छी थी, जिस फोन की रेटिंग अच्छी थी, वो मैंने ऑर्डर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मतलब रिसिपिएंट ने ऑर्डर किया, साथ ही पेमेंट दिया एक ईसीओ। सपोज करो ये अमेजोन है। अब वहां पे ना बहुत सारे लिस्ट सप्लायर्स लिस्टेड होते हैं, वहां पे बहुत सारी, आप ये समझो कि दुकान लिस्टेड है। अमेजोन कोई खुद का स्टॉक नहीं रख रहा है, अमेजोन के कोई खुद के वेयर हाउस या अमेजोन के कोई खुद के शोरूम्स नहीं है मोबाइल के। अमेजोन ने क्या किया, बहुत सारे सप्लायर्स को लिस्ट करा दिया। अब मान लो मुझे एक वन प्लस का फोन लेना है, तो मैंने वन प्लस के वहां पे जितने भी डीलर्स लिस्टेड थे उसमें जिसकी सबसे अच्छी रेटिंग थी उसका ऑर्डर कर दिया। करेक्ट, मैंने क्या किया, ऑर्डर कर दिया और साथ ही पेमेंट कर दिया। अमेजोन ने बैक एंड पे इस ऑर्डर को फॉरवर्ड कर दिया सप्लायर के पास, और अपना कमीशन कट करके नेट पेमेंट भी भेज दिया सप्लायर को, और सप्लायर ने मुझे सप्लाई कर दी। अब हो सकता है कि सप्लाई के दौरान भी लॉजिस्टिक सर्विस अमेजोन देता हो, दैट इज अनदर बिजनेस। कहने का मतलब समझो, सर इस सप्लाई में तीन लोग हैं। सप्लायर मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान वाला जो कि अमेजोन पे लिस्टेड है। अमेजोन जो कि ईसीओ है, जिसका खुद का स्टॉक नहीं है, वो पता है काय की सर्विस देता है, वो कस्टमर को सप्लायर से जोड़ने की सर्विस दे रहा है। और तीसरा रिसिपिएंट मैं। तो इस ट्रांजैक्शन में, इस सप्लाई में तीन लोग हैं, सप्लायर और ईसीओ अलग अलग लोग हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। अब इस बात को समझ पा रहे हो? अब जैसे ही किसी भी ट्रांजैक्शन या सप्लाई में तीन लोग आ जाते हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता ट्रांजैक्शन या सप्लाई थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इन नेचर? ये सप्लाई पे जीएसटी का टैक्स लीकेज होना, मतलब गवर्नमेंट का टैक्स चोरी होना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि अब ये सप्लाई, ये ट्रांजैक्शन इतना घूम गया कि जब हम पढ़ रहे हैं तब हमें ही एक बार में नहीं झेप रहा। करेक्ट, तो यहां पे तीन लोग होते हैं सप्लाई में, सप्लायर, ईसीओ, रिसिपिएंट। ठीक है, अच्छा एक और चीज, टाइप 2 वाले में जनरली पेमेंट जो रूट होता है वो ईसीओ के थ्रू होता है, वो ईसीओ के थ्रू होता है। ठीक है, अब सर हम जीएसटी के पर्सपेक्टिव में घुसने वाले हैं। अभी तक मैंने आपसे नॉर्मल बिजनेस की बात करी है, अब मैं आपसे बात करूंगा जीएसटी के पर्सपेक्टिव की। हाँ, क्या मैंने आपको ऊपर दो टाइप की ईसीओ सर्विसेज दिखाई, ईसीओ का बिजनेस दिखाया, टाइप 1 टाइप 2। अब जो टाइप 1 है ना, उसमें नॉर्मल प्रोविजन लगते हैं जीएसटी के, जो नॉर्मल प्रोविजन वैसे बने रखे ना, वो के वही प्रोविजन टाइप 1 वाली में लगते हैं, क्योंकि वहां पे एक सप्लायर है, एक रिसिपिएंट है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। सप्लायर को बस अपना बिजनेस बढ़ाना था, तो उसने बैकेंड पे एक ऐप और एक वेबसाइट और बनवा ली, और अपना बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑनलाइन सेलिंग करने लगा। ठीक है, सर टाइप 2 में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि तीन लोग हैं, एक सप्लायर है, एक रिसिपिएंट है। रिसिपिएंट जो ऑर्डर कर रहा है वो ईसीओ के थ्रू सप्लायर के पास कर रहा है, सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है, ये मान लो ईसीओ है। अब रिसिपिएंट जो ऑर्डर कर रहा है सप्लायर के पास, वो ईसीओ के थ्रू कर रहा है। ठीक है, पेमेंट रूट किसके थ्रू हो रहा है, सर ईसीओ के थ्रू हो रहा है। तो अब इस केस में दो प्रोविजंस स्पेशली बने हैं टाइप 2 वालों के लिए जीएसटी के अंदर। कौन कौन से? सेक्शन 95 जो हम 9394 के साथ पढ़ते हैं, और सेक्शन 52 टीसीएस। 95 पता है क्या बोलता है? 95 बोलता है कि जैसे 9394 में क्या होता है, सर टैक्स की लाइबिलिटी रिसिपिएंट के पास चली जाती है, टैक्स की लाइबिलिटी सप्लायर के पास नहीं, रिसिपिएंट के पास चली जाती है। तो ऐसे 95 में भी ये बोला है कि टैक्स की लाइबिलिटी ना सप्लायर के पास ना रिसिपिएंट के पास, टैक्स की लाइबिलिटी ईसीओ के पास। क्यों? सर 9394 आरसीएम वाले केस में टैक्स की लाइबिलिटी रिसिपिएंट के पास क्यों जाती है?
क्योंकि वो ट्रांजैक्शन में सप्लायर कहीं ना कहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग कर रहा है, और यदि सप्लायर अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करेगा तो गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्ट करना टफ हो जाएगा। तो सेम चीज सोचते हुए 9(5) में भी 4 सर्विसेज ऐसी बनाई गई जिसमें गवर्नमेंट को ऐसा लगा, लॉ मेकर्स को ऐसा लगा कि यदि हम सप्लायर या रिसिपिएंट से टैक्स लेने जाएंगे तो ये दोनों अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करेंगे, हमें टैक्स मिलने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, या हो सकता है हमें टैक्स मिले ही ना। तो इस केस में ईसीओ को बोला कि भाई जब आप फैसिलिटेट कर ही रहे हो सप्लाई को तो टैक्स की लाइबिलिटी भी आप उठाओ, बस 9(5) यही है। तो 9(5) में बेसिकली हमें 4 केसेस दिए हैं जहां पे कि टैक्स की लाइबिलिटी ईसीओ पे आ जाएगी। अब हम जल्दी से ये केसेस डिस्कस करने वाले हैं। चलो अब हम आते हैं सेक्शन 9(5) पे, जिसमें 4 नोटिफाइड सप्लाई ऐसी है जिसमें की टैक्स लाइबिलिटी ईसीओ पे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, ट्रांजैक्शन चार्ट के थ्रू समझते हैं। ट्रांजैक्शन चार्ट चीजों को बहुत ईजी बनाता है। रेसिपिएंट ने ईसीओ के पास ऑर्डर किया, ऑर्डर के साथ साथ पेमेंट कर दिया। सर बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि टाइप 2 वाले में पेमेंट हमेशा ईसीओ के थ्रू ही शिफ्ट होगा। ठीक है, अब ईसीओ के पास क्या ऑर्डर आ गया, साथ ही पेमेंट भी आ गया। ईसीओ ने ये ऑर्डर फॉरवर्ड कर दिया सप्लायर के पास, साथ ही पेमेंट में से कमीशन और जीएसटी हटा के नेट पेमेंट सप्लायर को दे दिया। सप्लायर ने आगे सप्लाई कर दी, और जो जीएसटी है वो सप्लायर किसको देगा, गवर्नमेंट। यही है 9(5), यही है 9(5) बिल्कुल। मैंने रीजन भी बता दिया कि सप्लायर और रिसिपिएंट कौन है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। पहला केस समझते हैं, रेंटिंग ऑफ एकोमोडेशन बाय अनरजिस्टर्ड होटल्स। मतलब सर यदि रिसिपिएंट ईसीओ के थ्रू एकोमोडेशन बुक करता है किसी होटल में, इन्स में, कैंपसाइट में, गेस्ट हाउस में, क्लब्स में, मतलब यदि कोई रिसिपिएंट मेक माई ट्रिप के थ्रू कोई एकोमोडेशन बुक कर रहा है और ये जो होटल्स वगैरह है ना जहां पे कि बुक करा जा रहा है ये अनरजिस्टर्ड है। क्यों अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि सेक्शन 22 के हिसाब से इनकी थ्रेशोल्ड लिमिट अभी तक एक्सीड नहीं करी है। अभी तक सेक्शन 22 के हिसाब से ये रजिस्ट्रेशन वाले फेज में नहीं आए। यदि आ जाएंगे तो ईसीओ के ऊपर टैक्स लायबिलिटी नहीं लगेगी। क्या आपको समझा? यदि रिसिपिएंट ने ईसीओ के थ्रू एकोमोडेशन बुक किया है होटल्स, इन्स, कैंपसाइट, गेस्ट हाउस, क्लब्स में, और यदि होटल, इन, कैंपसाइट, गेस्ट हाउस, क्लब ये लोग अनरजिस्टर्ड हैं तो टैक्स लायबिलिटी ईसीओ के ऊपर आएगी। पर यदि सेक्शन 22 के कारण कल कोई ये लोग रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तो फिर टैक्स लायबिलिटी सप्लायर पे शिफ्ट हो जाएगी। तो पहला तो याद कर लो होटल। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्विस बाय अनरजिस्टर्ड हाउसकीपिंग। यदि रिसिपिएंट ने ईसीओ के थ्रू हाउसकीपिंग, प्लम्बिंग या कारपेंट्री सर्विसेज ली है, यदि रिसिपिएंट ने ईसीओ के थ्रू हाउसकीपिंग, प्लम्बिंग या कारपेंट्री सर्विस ली है और ये लोग तीनों अनरजिस्टर्ड हैं, तो इस केस में टैक्स लायबिलिटी ईसीओ पे शिफ्ट हो जाएगी। मतलब ईसीओ को जीएसटी पे करना रहेगा गवर्नमेंट को। क्लियर है? इतना भी समझ में आया है? ठीक है, अब यदि कल को सप्लायर रजिस्टर हो जाता है अंडर सेक्शन 22 तो इस केस में टैक्स लायबिलिटी सप्लायर पे शिफ्ट हो जाएगी। ये भी डन एंड डस्टेड। अब आ जाओ रेस्टोरेंट सर्विसेज पे। सर यदि कोई रेसिपिएंट ईसीओ के थ्रू रेस्टोरेंट या ईटिंग जॉइंट से खाना ऑर्डर कर रहा है, किसके थ्रू, जोमैटो, स्विगी। यदि कोई रेसिपिएंट ईसीओ के थ्रू रेस्टोरेंट या ईटिंग जॉइंट से खाना ऑर्डर कर रहा है और ये जो रेस्टोरेंट और ईटिंग जॉइंट है ये इनकी लोकेशन है अदर देन स्पेसिफाइड प्रेमाइस में, क्या होता है, 2 मिनट रुक जाओ बस, तो इस केस में भी टैक्स लायबिलिटी ईसीओ पे आ जाएगी। अब सर ये स्पेसिफाइड प्रेमाइस वाला क्या झंझट है, देखो स्पेसिफाइड प्रेमाइस की डेफिनेशन है, स्पेसिफाइड प्रेमाइस मतलब वो होटल जहां पे की डिक्लेयर टैरिफ ऑफ रूम है 7500 या उससे ज्यादा पर डे। मतलब बेसिकली हयात, नोवोटेल, ये जो बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, मैरियट वगैरह, जहां पे की रूम का डिक्लेयर टैरिफ होता है 7500 या उससे ज्यादा। यदि आप वहां बट मान लो आपने होटल आशीर्वाद इन से खाना ऑर्डर किया, हर शहर में एक आशीर्वाद इन नाम की होटल होती है, तो आप अपने घर में बैठे हो, आपने जोमेटो के थ्रू होटल आशीर्वाद इन से खाना ऑर्डर किया, आशीर्वाद इनका रूम रेंट है 2500 रुपए, तो इस केस में टैक्स लायबिलिटी जोमेटो पे रहेगी। ठीक है, क्या हम समझ गए? हाँ। अब सर रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, टैक्स लायबिलिटी तो ईसीओ पे ही रहेगी। यहां पे आपके ऊपर वाले पॉइंट की तरह सेक्शन 22 को नहीं घुसाया बीच में। ठीक है, क्यों यार, रेस्टोरेंट यदि रजिस्टर्ड भी होंगे तो हम 1000 रेस्टोरेंट को पकड़ने से अच्छा है 2 ईसीओ को पकड़े ना, जोमेटो, स्विगी, सिंपल। ठीक है, इन रेस्टोरेंट बिजनेस पॉइंट ऑफ रजिस्ट्रेशन का कोई मतलब नहीं है, रजिस्ट्रेशन हो या ना हो ईसीओ ही पे ही टैक्स लायबिलिटी रहेगी। सिर्फ एक केस है जिस केस में ईसीओ पे नहीं रहेगी, स्पेसिफाइड बिजनेस के केस में। ठीक है, लास्ट है टैक्सी और कैब सर्विसेज। यदि रेसिपिएंट
ईसीओ के थ्रू रेडियो टैक्सी बुक करता है, मोटर कैब बुक करता है, मैक्सी कैब बुक करता है या मोटरसाइकिल बुक करता है? क्या? रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल। तो इस केस में टैक्स लाइबिलिटी ईसीओ पे ही रहेगी। ठीक है। यदि रेसिपिएंट, हाँ अब इसका बी पॉइंट समझ, देखो सर टैक्सी कैब सर्विसेज में ना दो पॉइंट है, एक 4A और एक 4B। 4A तो बहुत ईजी है, यदि आप रिसिपिएंट के थ्रू, यदि रिसिपिएंट ईसीओ के थ्रू रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल ये बुक कर रहा है तो टैक्स लाइबिलिटी ईसीओ पे रहेगी, गवर्नमेंट को पे करने की। बट सेकंड वाला ओमनी बस के लिए है। ओमनी बस क्या होता है? जिसकी सीटिंग कैपेसिटी एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा होती है, वो ओमनी बस होती है। आपको इनको समझने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है, ठीक है? क्योंकि अब हम एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं, ये बिल्कुल सुपरफास्ट रिवीजन लेक्चर है इसलिए। सर यदि रिसिपिएंट ईसीओ के थ्रू ओमनी बस बुक कर रहा है, यदि रेसिपिएंट ईसीओ के थ्रू ओमनी बस कर रहा है और ये ओमनी बस जिसकी है ना वो एक अदर देन कंपनी है, तो इस केस में टैक्स लाइबिलिटी ईसीओ की रहेगी। यदि रेसिपिएंट ईसीओ के थ्रू ओमनी बस बुक कर रहा है और ओमनी बस एक कंपनी की है, तो इस केस में टैक्स लाइबिलिटी ओमनी बस मतलब वो कंपनी की रहेगी। नीचे चार्ट भी बनाया मैंने। ओमनी बस यदि सप्लायर कंपनी है तो जीएसटी लाइबिलिटी सप्लायर पे रहेगी। यदि ओमनी बस मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा है ओमनी बस की, वो सप्लायर कंपनी नहीं है तो जीएसटी लाइबिलिटी ईसीओ की रहेगी। तो यहां पे मैंने आपके साथ 95 डिस्कस किया है जिसमें 4 सर्विसेज है। एक बार सब लोग बोलेंगे। पहली सर्विस कौन सी थी? एकोमोडेशन बाय अनरजिस्टर्ड होटल। पहली सर्विस एकोमोडेशन बाय अनरजिस्टर्ड होटल। सेकंड सर्विस सर्विसेज बाय अनरजिस्टर्ड हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग, प्लम्बिंग, कारपेंटिंग। इन दोनों सर्विसेज में आपको सेक्शन 22 का रेफरेंस लेना है। इन दोनों सर्विसेज में आपको सेक्शन 22 का रेफरेंस लेना है। मतलब सर सप्लायर सेक्शन 22 के कारण अनरजिस्टर्ड है तो ही टैक्स लाइबिलिटी ईसीओ पे, नहीं तो नहीं। थर्ड पे आ जाते हैं रेस्टोरेंट सर्विसेज। इसमें रजिस्ट्रेशन का कोई भी पॉइंट नहीं है। यदि आप जोमेटो स्विगी के थ्रू खाना ऑर्डर कर रहे हो तो टैक्स लाइबिलिटी उन्हीं पे आएगी। बस इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप ईसीओ के थ्रू जिस होटल से खाना ऑर्डर कर रहे हो उसका रूम रेंट डिक्लेयर टैरिफ शुड नॉट बी मोर देन 7500, इक्वल टू और मोर देन 7500। ठीक है। फोर्थ पे जाते हैं टैक्सी कैब सर्विसेज। आप रेडियो टैक्सी, मैक्सी कैब, मोटर कैब, मोटरसाइकिल कर रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि आप ओमनी बस कर रहे हो तो ध्यान रखना ओमनी बस की ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज आप जिससे ले रहे हो क्या वो सप्लायर कंपनी है? यदि हाँ तो टैक्स लाइबिलिटी उस पर जाएगी। यार समझो ना, हमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर का भार ईसीओ पे डालना है। अब यदि सप्लायर एक कंपनी है तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर को ही मानेंगे हम, है ना? तो यदि कंपनी है तो जीएसटी लाइबिलिटी सप्लायर पे, नहीं तो कंपनी पे, नहीं तो ईसीओ पे। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं टीसीएस। हाँ जी, अब हम देखने जा रहे हैं टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, टीसीएस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैंने आपको टाइप 2 वाली सप्लाई बताई थी, उसमें एक 95 वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसी में एक और कॉन्सेप्ट है टीसीएस का। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। या तो किसी भी सप्लाई में 95 लगता है या फिर टीसीएस लगता है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ईसीओ की सप्लाई में 95 भी लग गया और टीसीएस भी लग गया, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, अब बेसिकली टीसीएस क्या है? सबसे पहली बात, 95 में क्या था कि टैक्स गवर्नमेंट को पे करने की जवाबदारी ईसीओ की थी। यहां पे टैक्स गवर्नमेंट को पे करने की जवाबदारी सप्लायर की ही रहेगी, एज यूजुअल सप्लायर की रहेगी। बस ईसीओ ना बीच में एक थोड़ा सा अमाउंट डिडक्ट कर लेगा और वो गवर्नमेंट को पे करेगा, जस्ट लाइक टीडीएस। कॉन्सेप्ट अलग है, प्रोविजन अलग है, मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है। आइए हम ट्रांजैक्शन चार्ट के थ्रू समझते हैं। रिसिपिएंट ने ईसीओ के थ्रू ऑर्डर किया और साथ में पेमेंट कर दिया। ईसीओ ने इस ऑर्डर को फॉरवर्ड कर दिया सप्लायर के पास, साथ ही पेमेंट में से कुछ कमीशन कट करके और टीसीएस कट करके नेट पेमेंट भेज दिया सप्लायर को। ठीक है, सप्लायर ने इन रिटर्न सप्लाई दे दी, नॉर्मल ट्रांजैक्शन हो गया। अब ईसीओ ने दो चीजें काटी थी पेमेंट से, एक तो उसका कमीशन, वो ईसीओ ने अपनी जेब में डाल लिया। सेकंड चीज क्या काटी थी सर? टीसीएस। ये टीसीएस ईसीओ गवर्नमेंट को पे कर देगा। इतना क्लियर है? ठीक है, गवर्नमेंट ये टीसीएस सप्लायर के ई कैश लेजर में डाल देगी। ठीक है, इतना भी समझ में आ गया? हाँ, मैं फिर से रिवाइज कराऊंगा, अभी सुनते जाओ। ठीक है सर, इतना भी समझ में आ गया। अब क्या बचा सर? जीएसटी की लायबिलिटी, ये सप्लायर ही पे करेगा गवर्नमेंट को। तो बेसिकली जब कोई रिसिपिएंट ईसीओ के थ्रू ऑर्डर करता है, क्या? कुछ भी सामान, जब भी कोई रिसिपिएंट ईसीओ के थ्रू ऑर्डर करता है, पहली चीज। दूसरी, पेमेंट भी ईसीओ के थ्रू ही रूट कर रहा है। ध्यान रखने वाली चीज है, यदि पेमेंट डायरेक्टली सप्लायर को कर दिया तो टीसीएस नहीं आता, पेमेंट भी ईसीओ के थ्रू ही सप्लायर के पास जा रहा है। तो रिसिपिएंट ऑर्डर पेमेंट दोनों ईसीओ के थ्रू कर रहा है और ईसीओ ये ऑर्डर फॉरवर्ड करता है और पेमेंट में से कमीशन और टीसीएस डिडक्ट करके बाकी का हिस्सा सप्लायर को भेज देता है। सप्लायर सप्लाई कर देता है, ट्रांजैक्शन, नॉर्मल ट्रांजैक्शन वहीं खत्म हो जाता है। थोड़ा सा कंप्लायंस वाला पार्ट बच जाता है, जो ईसीओ ने जो टीसीएस डिडक्ट किया है वो टीसीएस गवर्नमेंट को दे देगा। गवर्नमेंट पीछे से, अच्छा गवर्नमेंट को नहीं चाहिए, गवर्नमेंट उसके जीएसटी से खुश है,
गवर्नमेंट ने कहा भाई हमें नहीं चाहिए, ये तो हमने बस एक ट्रैकिंग मैकेनिज्म लगा रखा है ना। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई मैं फिर से ये पीछे से ई कैश लेजर में डाल रहा हूँ सप्लायर के, ठीक है, मुझे तो बस मेरे जीएसटी से मतलब है जो मुझे सप्लायर देने वाला है। ये होता है टीसीएस का मैकेनिज्म, ठीक है। ध्यान में रखने वाली क्या क्या बातें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, सप्लायर और ईसीओ दोनों अलग अलग इंसान है। ध्यान में रखने वाली क्या बात है, सप्लायर और ईसीओ दोनों अलग अलग इंसान है, ठीक है। हमने ऊपर भी पढ़ा है ये बिल्कुल ई कॉमर्स के बेसिक्स में। दूसरी बात, रिसिपिएंट जो पेमेंट दे रहा है ना वो ईसीओ के थ्रू जा रहा है, डायरेक्ट नहीं। रिसिपिएंट जो भी पेमेंट देगा वो ईसीओ के थ्रू जाएगा सप्लायर के पास, ठीक है। अच्छा अब सर ये टीसीएस कितना कटेगा, अब तो आप डायरेक्ट मुद्दे पे आ जाओ, टीसीएस कितना कटेगा। 0.25 यदि सीजीएसटी और एसडीएसटी है, मतलब आपका ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट है, तो 0.25% 0.25%, 0.25%। यदि आपका ट्रांजैक्शन, यदि आपका सप्लाई इंटर स्टेट है, तो 0.5%। किस चीज का, नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, ठीक है। क्या रेट याद हो गए, सीजीएसटी एसडीएसटी है तो 0.25 0.25, आईजीएसटी है तो 0.5, ठीक है। सीजीएसटी एसडीएसटी तो 0.25 0.25, आईजीएसटी है तो 0.5, ठीक है। किस चीज का, नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। अब नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज क्या होता है, सबसे पहले एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, मतलब जितनी भी टैक्सेबल सप्लाई हुई है सबको ऐड कर लो, ठीक है। लेस सप्लाईज रिटर्न टू सप्लायर। एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने ना अमेजोन के थ्रू वन प्लस का फोन खरीदा, ऐसे ही अमेजोन के वन प्लस ने अमेजोन के थ्रू जून के महीने में 10 लाख रुपए की सेल्स करी, ठीक है। जीएसटी अलग, जीएसटी बिल्कुल अलग हटा देना, 10 लाख इज टैक्सेबल वैल्यू। जीएसटी कितना है सर, 10 लाख पे 18%, 11,80,000, जीएसटी बिल्कुल हटा देना। टीसीएस एक्सक्लूडिंग जीएसटी वाले पार्ट पे लगता है ना। तो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, तो मैं क्या बता रहा था, वन प्लस ने अमेजोन के थ्रू जून के महीने में 10 लाख रुपए की सेल करी अदर दिन जीएसटी। उस 10 लाख में से या टोटल जून के महीने में 2 लाख की रिटर्न हो गई। होता है ना सर, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे कितना रिटर्न होता है, आप भी तो करते हो, आप लोग तो यूज कर करके करते हो रिटर्न, है ना। तो अमेजोन के थ्रू वन प्लस ने 10 लाख रुपए का सामान बेचा जून में, 2 लाख रुपए का रिटर्न कर दिया, कितना बचा, 8 लाख रुपए। अच्छा 95 वाली सप्लाईज भी मत लेना, मतलब यदि 95 में हमने 4 केस पढ़े थे, उन 4 में से यदि कोई भी केस है तो उस पर टीसीएस नहीं आएगा। तो यदि ईसीओ ने कोई सप्लाई ऐसी कर रखी है जिसमें कि ईसीओ की लाइबिलिटी है टू पे टैक्स टू गवर्नमेंट, तो उस केस में टीसीएस नहीं आएगा, ठीक है। तो जो भी एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज है माइनस सप्लाईज रिटर्न टू सप्लायर माइनस 95 वाली सप्लाईज, ये हो जाती है नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग जीएसटी, में पहले ही बोल चुका हूं, ठीक है। अच्छा ड्यूरिंग द मंथ, मतलब एक एक ट्रांजेक्शन पे टीसीएस नहीं कटता, पता है क्या होता है, पता है क्या होता है, वन प्लस ने जितना भी अमेजोन के थ्रू सामान बेचा है ना, महीने के लास्ट में कैलकुलेशन शीट हो जाती है, उसके हिसाब से ऐसा कैलकुलेशन बना के, ये जो आपको यहां दिख रहा है ना, ऐसा कैलकुलेशन बना के टीसीएस कट जाता है। महीने भर में आपने जितना सामान बेचा है माइनस जितना रिटर्न हुआ है, उसके हिसाब से टीसीएस कट हो जाता है, ठीक है। सर महीने भर में वन प्लस कंपनी ने 10 लाख रुपए का माल बेचा, उसमें से 2 लाख रिटर्न हो गया, 8 लाख, दिस 8 लाख इज विदाउट जीएसटी। इस 8 लाख पे 0.25% सीजीएसटी, 0.25% एसडीएसटी, ठीक है। यदि इंट्रा स्टेट है तो इंटर स्टेट हुआ तो 0.5%, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए हो। अब टीसीएस कब कब नहीं आएगा। अच्छा मैं ना यहाँ पे बार बार एक चीज बोली है, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, इसका मतलब एग्जाम सप्लाईज पे टीसीएस नहीं आता है। चलो आगे बढ़ो। सर नो टीसीएस, टीसीएस नहीं आएगा यदि सप्लाई एग्जम्प्ट हुई तो, सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई पे टीसीएस आएगा। यदि आरसीएम वाली सप्लाई है, 95 वाला केस है, या इंपोर्ट्स है, इन तीनों ही केसेस में टीसीएस नहीं आएगा। यदि पेमेंट डायरेक्टली सप्लायर को कर दिया है तो भी टीसीएस नहीं आएगा। यदि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो भी टीसीएस नहीं आएगा। सर कैसे होगा, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, यदि टीसीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को दे दिया तो गवर्नमेंट किसके ई कैश लेजर में डालेगा, सप्लायर तो अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। यदि ईसीओ एजेंट है तो भी टीसीएस नहीं आएगा। यदि ईसीओ एजेंट है और ईसीओ सप्लायर का जो रिलेशनशिप है वो प्रिंसिपल एजेंट का है, हमें वो नहीं चाहिए, हमें उस पर टीसीएस नहीं लगाना है, ठीक है। तो ईसीओ कब कब नहीं आएगा, सर सप्लाई एग्जम्प्ट है, आरसीएम वाली सप्लाई है, 95 वाली सप्लाई है, इंपोर्ट है, पेमेंट डायरेक्टली सप्लायर को जा रहा है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और ईसीओ ही एजेंट है, ठीक है। यहां आपका लॉजिकल पार्ट खत्म हो जाता है। अब हम आएंगे कंप्लायंस वाले पार्ट पे। अच्छा मेरा आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, इसके क्वेश्चन जरूर करना। मैंने कॉन्सेप्ट पूरे समझा दिया, बट क्वेश्चंस में ना कभी कभी कुछ ट्रिक होती है जो हमें क्वेश्चन से सीख जाते हैं और वो की वो ट्रिक एग्जाम में आ जाती है ना, ठीक है। अब कंप्लायंस, अब जैसे हमने टीडीएस के कंप्लायंस पढ़े थे सेक्शन 51 में, वैसे ही टीसीएस के भी कंप्लायंस है। क्या क्या, आपने जितना भी टीसीएस डिडक्ट किया है सब कुछ गवर्नमेंट को देना है, कब, जिस महीने में डिडक्ट किया है, जिस महीने में कलेक्ट किया है उसके अगले 10 दिनों में। जैसे जून का टीसीएस है, 10 जुलाई तक गवर्नमेंट के पास चले जाना चाहिए। जीएसटीआर 8 में मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है जीएसटीआर 8 की, सर 3 इयर्स फ्रॉम रेलेवेंट ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग सच स्टेटमेंट, मतलब जब उसकी तारीख थी ना, जैसे जून का टीसीएस है, क्या ड्यू डेट है, जून 2025 का टीसीएस है, क्या ड्यू डेट है, 10 जुलाई 2025,
क्या मैक्सिमम टाइम लिमिट रहेगी? 26, 27, 28, 10 जुलाई 2028 इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट टू फाइल जीएसटीआर 8 ऑफ जून 2025। ठीक है। अच्छा, जीएसटीआर 8 मैंडेटरी नहीं है हर टैक्स पीरियड के लिए। आपको जीएसटीआर 8 तभी फाइल करना है जब ईसीओ का कुछ डिडक्ट हुआ। मतलब ईसीओ के लिए जीएसटीआर 8 ऐसा कोई मैंडेटरी रिटर्न नहीं है कि हर महीने जाना ही है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो भी नील रिटर्न जाना है, नहीं। यदि कोई टीसीएस डिडक्ट किया है या फिर कुछ पुराने महीनों का अमेंडमेंट है तो ही जीएसटीआर 8 फाइल करना। ठीक है। अच्छा, टीसीएस क्रेडिट हो जाता है ई-कैश लेजर में, ये हम पहले पढ़ ही चुके हैं। लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट है एनुअल स्टेटमेंट भी जाता है जीएसटीआर 9B। ये जाता है 31 दिसंबर फॉलोइंग एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब सर 2024-2025 का जीएसटीआर 9B कब जाएगा? 31 दिसंबर 2025 में। बट मजे की बात है, ये रिटर्न अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ मैंने आपको लगभग सभी कुछ समझा दिया है। हाँ बिल्कुल। चलो अब एक आखिरी बात, एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ सकता है। रिसिपिएंट ने ईसीओ 1 के पास ऑर्डर किया और उसको पेमेंट कर दिया। ईसीओ 1 के पास ना पर्टिकुलर सप्लायर लिस्टेड नहीं था, तो ईसीओ 1 ने ईसीओ 2 से बोला कि भाई मेरे पास ना एक ऐसा ऐसा ग्राहक आया है, अपने सप्लायर को बोल सप्लाई कर दे। ईसीओ 1 ने ईसीओ 2 को वो ऑर्डर फॉरवर्ड कर दिया, पेमेंट भी जो भी उनके टर्म्स है फॉरवर्ड कर दिया। सप्लायर के पास ऑर्डर पहुंच गया, सप्लायर ने सप्लाई कर दी। इस केस में टीसीएस कौन डिडक्ट करेगा, ईसीओ 1 या ईसीओ 2? क्या आपको समझ में आया? हाँ, रिसिपिएंट ने ईसीओ 1 को ऑर्डर किया, ईसीओ 1 के पास वो सप्लायर लिस्टेड नहीं था या व्हाटसोएवर रीजन, ईसीओ 1 ने ईसीओ 2 से कांटेक्ट किया क्योंकि ईसीओ 1 को पता था कि ईसीओ 2 के पास वो सप्लायर लिस्टेड है। ईसीओ 2 ने सप्लायर से बोला जा भाई सप्लाई दे दे। इस केस में टीसीएस कौन काटेगा? टीसीएस काटेगा ईसीओ 2, क्योंकि वो सप्लायर से लिंक्ड है, वो सप्लायर से लिंक्ड है। ठीक है, यहां पे मैंने आपका टीसीएस का रिवीजन भी करा दिया है। तो अच्छा, मैंने ना जब आपको 9.5 पढ़ाया था तब मैंने एक चीज बार बार बोली थी कि 9.5 मतलब वो केस है जहां पे कि टैक्स लायबिलिटी ईसीओ की होती है। एक्चुअली यदि आप लीगल स्टेटमेंट देखो ना तो मेरा ये स्टेटमेंट गलत है। एक्चुअली पता है क्या है, लायबिलिटी तो एंड रिसिपिएंट की ही है, कंप्लायंस वाला पार्ट ईसीओ का है। भाई लायबिलिटी या जो जीएसटी का अमाउंट होता है वो तो रिसिपिएंट से ही निकालेगा ईसीओ, ईसीओ रिसिपिएंट की जेब में से ही लेगा। बस कंप्लायंस का पार्ट, जीएसटी पे करने का पार्ट, ये पार्ट जो सप्लायर के एंड पे होता था ये ईसीओ के हाथ में। ठीक है, अंडरस्टूड। चलो इसी के साथ आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया। मैंने कोशिश करी है ई कॉमर्स जितने इजी सिंप्लीफाइड वे में पूरा पढ़ाया जा सके वैसा पढ़ाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल।